हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन। इसके जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं इसके बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सुनिएगा क्वेश्चन 1 क्या कहता है। जनसंख्या संगठन का क्या अर्थ है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या संगठन का क्या अर्थ है। देखिए, हम जब किसी क्षेत्र में वहां के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी शिक्षा, वहां के लिंगानुपात, वहां की क्रियाकलाप, यानी लोग कितना नगर में रहते हैं, कितना गांव में रहते हैं, इन सारी बातों का हम एक आंकड़ा तैयार करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग जनसंख्या संगठन। क्या समझे आपने कि मान लीजिए जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं और कितने प्रतिशत लोग शहर में निवास करते हैं, इसका एक आंकड़ा तैयार करते हैं। या मान लीजिए कितने आयु वर्ग के लोग हैं, यानी यहाँ पर आयु वर्ग कितनी है, यानी बच्चे कितने हैं, युवा कितना है, वृद्ध कितना है, इसका एक आंकड़ा तैयार करते हैं। या मान लीजिए यहाँ के शिक्षा प्रतिशत क्या है, पुरुष कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, महिलाएं कितनी प्रतिशत शिक्षित हैं, इन सारी बातों का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है जनसंख्या संगठन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे मेरे भाई, तो लिखिएगा जब किसी आवास में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आयु के बारे में, आयु अर्थात बाल वर्ग जो 0 से 14 वर्ष है, प्रौढ़ वर्ग जिनका उम्र 15 से 59 वर्ष है, और वृद्ध वर्ग जो 60 से ज्यादा है, इनकी एक आंकड़ा तैयार करते हैं। या किसी आवास के कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, कुल कितना शिक्षा प्रतिशत है, पुरुष की शिक्षा प्रतिशत क्या है, महिला की शिक्षा प्रतिशत क्या है। या मान लीजिए उस आवास में यानी उस क्षेत्र में कितने पुरुष पर कितनी स्त्रियां निवास करती है, इसे लिंगानुपात कहते हैं। इन सब बात को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है जनसंख्या संगठन। ठीक है, अर्थात जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस विशेषता को प्रदर्शित करता है जिसकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट करता है। उसकी आयु, लिंग, शिक्षा, आवास, कार्य इत्यादि के आधार पर जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है। यह विकास की जो प्रक्रिया है वह क्या करती है, हमें विकसित करने में मदद करते हैं, यानी कि यह बतलाती है कि जनसंख्या संगठन क्या है। तो आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है किसी देश की जनसंख्या के जननांकीय निर्धारण के रूप में आयु संरचना का क्या महत्व है। अब देखिए, किसी भी देश में जो आयु संरचना है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो लिखेंगे किसी भी देश में जो आयु संरचना है उसका बड़ा ही महत्व है। किसके लिए, तो विकास के लिए। याद रखेंगे, किसी देश में जो विकास प्रक्रिया है वह किस पर निर्भर करती है, उसके आयु पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए जैसे कि भारत की ही तुलना लेते हैं, अगर भारत में जो कार्य करने वाली उम्र है कितना है, तो 15 से लेकर के 59 वर्ष, इस उम्र के लोग अधिक कार्यशील होते हैं। अगर भारत की आबादी 15 से 59 वर्ष हो, इसकी संख्या अगर ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस देश का विकास ज्यादा होगा, उनकी वृद्धि विकास ज्यादा होगी। लेकिन जिस देश में बाल वर्ग या वृद्ध की व्यक्ति ज्यादा होगा तो उसका विकास बहुत ही कम होगा, धीमा होगा। एक अपने तौर पर ही उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में बच्चों की संख्या अगर ज्यादा हो, बच्चों की संख्या ज्यादा हो तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि वह कम आमदनी करेंगे, खर्च उसमें ज्यादा होगा, तो आपकी विकास कम होगी। अगर आपके परिवार में काम करने वाले सदस्य जिनकी उम्र 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु की ज्यादा होगी, जैसे ही वह काम करने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उस घर की उन्नति ज्यादा होगी, आमदनी ज्यादा आएगी। इसलिए यानी कहने का अर्थ है कि किसी देश में जो जननांकीय निर्धारण है, यानी कहने का अर्थ है कि जो उम्र है कितने, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग, जिनमें बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग अगर ज्यादा होंगे तो विकास की प्रक्रिया बहुत ही कम होगी, और जब युवा वर्ग यानी प्रौढ़ वर्ग होंगे तो विकास ज्यादा होगी।
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। फिर भी एक नजर देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। क्या कह रहा है कि अगर किसी देश की जनसंख्या निर्धारण आयु संरचना किस प्रकार प्रभावित करती है, तो क्या कहेंगे, लिखिएगा किसी देश की जो आयु संरचना है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक बाल वर्ग जो 0 से 14 वर्ष, दूसरा है प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 वर्ग, और तीसरा है वृद्ध वर्ग जो 60 से ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए जिस देश में प्रौढ़ वर्ग की संख्या ज्यादा है तो उस देश की आय अधिक से अधिक होगी, तो वह अधिक विकास करेगा, वह विकास की श्रेणी में सबसे आगे होगा। लेकिन जिस देश में बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग की संख्या अगर ज्यादा होगी तो अब कहेंगे आप जब वृद्ध होंगे तो वहां पर युवाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए होता क्या है कि जिस देश में आयु वर्ग, याद रखेंगे जिस देश में जो आयु वर्ग है अगर जीने की क्षमता यानी कहने का अर्थ है औसत उम्र अगर ज्यादा होता है तो वहां वृद्ध की संख्या ज्यादा होती है। जहां औसत उम्र कम है वहां वृद्ध की संख्या कम होती है। औसत उम्र अगर कम है तो वृद्ध की संख्या कम होती है, और जहां औसत उम्र ज्यादा है वहां वृद्ध की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ऊपर की ओर नियमित रूप से संकीर्ण होने वाले आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या संबंधित किन किन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है यानी प्रकट करता है। ठीक है, मान लीजिए एक हमने पिरामिड दिया। पिरामिड किसे कहते हैं तो आप पहले भी पढ़े होंगे कि किसी भी देश की अगर जनसंख्या किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक पिरामिड तैयार करते हैं, या वहां स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या किस प्रकार है इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक पिरामिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये पिरामिड हमें क्या दर्शाता है, चलते हैं हम लोग पिरामिड की तरफ। हमने एक पिरामिड तैयार किया है, देखो ये हमारा क्या है, पिरामिड है जो पुरुष और स्त्री की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब एक गौर करिएगा, वहां पर ध्यान रखिएगा, पिरामिड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आता है कि जो बाईं तरफ है, याद रखेंगे जो बायां पक्ष है वो क्या करता है, पुरुष की संख्या को प्रदर्शित करता है, और जो दायां पक्ष है वह किसकी संख्या को प्रदर्शित करता है, महिला की संख्या को। लगभग दोनों की संख्याएं बराबर है, लेकिन आप गौर करिए ऊपर में संख्या धीरे धीरे क्या हो गई है, कम गई है, लेकिन नीचे आते आते दोनों की संख्याओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। समझ रहे ना, यानी कि इस तरह से अगर आपको किसी भी क्षेत्र में पुरुष और महिला की पिरामिड को दर्शाना हो तो आप इस तरह से आंकड़ा तैयार करेंगे, और इस तरह से एक पिरामिड तैयार करके पुरुष को किधर लिखेंगे हम लोग, दाईं तरफ, और महिला को कहां लिखेंगे, बाईं तरफ। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए ये क्या हमारा एक और पिरामिड हमने तैयार किया है जो क्या बतलाता है, पुरुष और स्त्री की प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। पुरुष फिर से किधर है, दाईं ओर, और महिला किधर है, बाईं ओर। यह बतलाती है कि 1000 पुरुष पर कितनी संख्या स्त्री की है, या 1000 स्त्री पर कितने पुरुष की संख्या है। यह दर्शाना क्या कहलाता है, प्रतिशत मात्रा कहलाता है, यानी लिंगानुपात। अर्थात किसी क्षेत्र में अगर हमें पिरामिड से दर्शाना हो तो हम इस तरह से पिरामिड बनाएंगे जिसकी ऊपर की जो सिरा होगी काफी संकीर्ण होगी, और नीचे का आधार जो होगा वह क्रमशः धीरे धीरे चौड़ा होते जाएगा। पुरुष को हम लोग रखेंगे बाईं तरफ और स्त्री को रखेंगे दाईं तरफ। ठीक है, तो पिरामिड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछता है कि किसी भी आयु पिरामिड हो या प्रतिशत आयु पिरामिड हो उनमें पुरुषों को किधर दर्शाया जाता है, बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों, कोई नहीं। क्या बोले कि हम लोग पुरुष को तो दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, और महिला को दाईं ओर। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। देखिए क्वेश्चन कह रहा है लिंग अनुपात किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब है कि किसी भी आवास में यानी किसी देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या निवास करती है, अर्थात कितना वहां पुरुष हैं और कितनी वहां महिलाएं हैं, इसको निकालने की प्रक्रिया या जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। मान लीजिए कोई आवास हमारा या कोई देश है और वहां पर कुल हम संख्या गिनती कर रही है, भाई पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, और इस यह गिनने के बाद हमने एक आंकड़ा तैयार किया
कि भाई 1000 पुरुषों पर यहाँ महिलाओं की संख्या इतना ज्यादा या कम है, तो ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस समझ रहे होंगे आप लोग, लिंगानुपात। हमने इसके बारे में एक आंकड़ा दिया था आपको, पिछले पाठ में पढ़ाया था तब, कि हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं निवास करती हैं। यही आंकड़ा अपने बिहार की बात हमने बताया था कि 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं निवास करती हैं, जबकि हरियाणा राज्य जो सबसे कम लिंगानुपात है, जहां 877 महिला निवास करती हैं, लेकिन वहीं केरला जो सबसे ज्यादा है, वहां 1002 महिला निवास करती है। अर्थात कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन ओवरऑल अगर निकालते हैं तो कुल हमें निकलता है कि 943 पूरे भारत में लिंगानुपात है। अब इसका सूत्र है, याद रखिएगा, भारत में लिंगानुपात निकालने का सूत्र और किसी अन्य देशों में भी निकालने का सूत्र है। देखिए, भारत में जब हम लिंगानुपात निकालते हैं तो ऊपर में लिखते हैं स्त्रियों की संख्या को और नीचे लिखते हैं पुरुषों की संख्या को। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा ऐसा क्यों? तो क्योंकि हम लोग भारत में ना स्त्रियों को थोड़ा सा ज्यादा स्थान दिए हैं, उच्च स्थान दिए हैं, इसीलिए पहले स्त्रियों की संख्या लिखते हैं, फिर बट्टे में क्या लिखते हैं? पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग लिंगानुपात। ठीक, यही अगर दूसरे देश की बात अगर करेंगे तो वहां पर इसका ठीक विपरीत चलता है। देखिए, उसका विपरीत है, अगर अन्य देशों में अगर हमें लिंगानुपात निकालनी होती है तो पहले हम लोग पुरुषों की संख्या लिखते हैं, बटे में हम लोग लिखते हैं महिला की संख्या गुने 1000। अब देखिए, यहां से फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेगा, वहां पर पूछता है कि भारत में लिंगानुपात निकालने के सूत्र क्या है? भारत में लिंगानुपात निकालने के सूत्र क्या है? तो पहले लिखिए आप महिला की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या अन्य दूसरे देशों की जब बात करेगा, भारत छोड़ किसी अन्य देशों की बात करेगा, तो पहले पुरुषों की संख्या बटे महिला की संख्या गुणे 1000। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक नजर देख लेते हैं लिंगानुपात क्या है। और किसी भी क्षेत्र में, किसी देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं निवास करती है, इसे निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग लिंगानुपात। जैसे हमने एक आंकड़ा दिया कि पूरे भारतवर्ष में जो हरियाणा राज्य है, वहां पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर मात्र 877 है, यानी वहां महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। दूसरे केरला है, वहां पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, तो वहां पर 1002 है। लेकिन जब पूरे भारत का अगर हम तुलना करते हैं तो 1000 पुरुषों पर मात्र कितनी? 943 महिलाएं निवास करती हैं। इसी तरह से अगर विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व में अगर, तो हम देखते हैं कि जो हमारे अरब कंट्री हैं, वहां पर सबसे कम महिला निवास करती है। अरब कंट्री में पुरुषों की संख्या से महिलाएं वहां पर भी कम है। लेकिन एक देश है लैटिविया, लैटिविया में पुरुषों की संख्या से महिलाएं बहुत ज्यादा निवास करती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको लिंगानुपात समझ में आ गया होगा और उसके सूत्र भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। एक मिनट देखते हैं, कॉल करते हैं। विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है? अब समझिएगा कि जो विकासशील देश है, देखिए देश 3 प्रकार से है, एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है और एक अविकसित देश है। अब कहिएगा कैसे हुआ? समझिए कि जो देश पहले से विकसित है, जहां के लोगों का रहन सहन ऊंचा है, तो उसे कहते हैं हम लोग विकसित देश। ध्यान देंगे, वैसे देश जिसका रहन सहन काफी ऊंचा है, पहले से काफी विकसित है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकसित देश। जैसे अमेरिका विकसित देश है, जापान विकसित देश है। जापान क्या है? विकसित देश है। उसी तरह से दूसरा लीजिए, इंग्लैंड विकसित देश है। लेकिन भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब क्या है? विकासशील देश है, यानी नया नया उसका विकास हो रहा है। अब यहां चलिए, विकासशील देशों में नगरीकरण यानी कि शहर में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नई तकनीक सेवा में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप सभी उच्च शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अन्य तकनीक की सुविधा की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं? लोग नगर की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक समझिए, इसको पहले अपनी भाषा में समझिए
कि मान लीजिए आपके दादाजी गांव में रहते हैं, आपके पिताजी भी गांव में रहते हैं, आप भी गांव में हुए, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, तो आप सोचेंगे कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, और अच्छे शिक्षा के लिए आप यहां से कहां निकल जाएंगे, शहर की तरफ जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी यातायात हो और व्यापार अच्छा हो, इसके लिए आप कहां जाएंगे, शहर की ओर जाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों को देखेगा अपनी सुविधा के लिए, या आपके गांव से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए कहां जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। और शहर जा रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम शहर में ही कोई रोजगार ढूंढ लें या कोई काम करना शुरू कर दें और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। अर्थात शहरीकरण की ओर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसके लिए, तो अच्छी सुविधा के लिए, अच्छी तकनीकी व्यवस्था के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा कि जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो इसमें नगरीकरण अर्थात यहाँ शहर तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके कारण है कि लोगों को जैसे सुविधा बढ़ी, लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों में शिक्षा ज्ञान बढ़ा, तो लोग गांव छोड़ करके कहां जाने लगे, शहर के लिए। क्यों, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मुझे अधिक से अधिक सुविधा मिले, मेरा व्यापार ज्यादा बढ़े, ठीक है ना। तो इसलिए लोग, पहले लोग शिक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं देते थे, लोग पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या चाहते हैं कि हमारा सारा बच्चा अच्छे से पढ़े, हम लोग अच्छे से ज्ञानवान बने, एक नंबर। दूसरा नंबर, पहले उतने लोग सुविधा सुख सुविधा की ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हर लोग अभी ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की ओर ध्यान दे रहा है। और ये सुविधा कहाँ मिलती है, शहरों में मिलती है, नगरों में मिलती है, क्योंकि उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति गांव में कम हो पाती है, शहर में ज्यादा होती है। अर्थात लोग गांव से कहां जा रहे हैं, शहर की ओर। नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा करते समझ गए हम। फिर भी एक नजर देख लेते हैं, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे जैसे ही हमारी औद्योगिक क्रांति हुई तो शहरों में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। अब लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने काम की वृद्धि के लिए, अपने काम की वृद्धि के लिए लोग नगर शहर गांव छोड़ करके नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। उच्च शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे उच्च चिकित्सा हो, यातायात हो, या अन्य किसी प्रकार की सुविधा के लिए लोग गांव छोड़ करके कहां जाने लगे, शहर की ओर। अर्थात नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आशा करते हैं आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। साक्षरता दर से आपका क्या तात्पर्य है? संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर बड़ी असमानता क्यों है? देखिए, साक्षरता दर का क्या मतलब आप समझे, तो साक्षरता दर का मतलब होता है शिक्षा, पढ़ा लिखा, यानी 100 पुरुषों पर, यानी वहां की 100 जनसंख्या है, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये आंकड़ा तैयार करना कहलाता है साक्षरता। ठीक है, क्या समझे आपने, क्या समझा आपने कि मान लीजिए किसी देश में 1000 आबादी है, 100 आबादी है, और 100 आबादी में कितनी आबादी वहां पढ़ी लिखी है, इस आंकड़ा को हम तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग साक्षरता। ठीक है, जैसे अपने भारत की बात करेंगे, अपने भारत की बात करेंगे तो भारत में लगभग 74%, 74 दशमलव कुछ है, ये हमारी क्या है, शिक्षित प्रतिशत, यानी साक्षरता दर है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत ही कम है, बिहार में क्या है, कम है। पुरुषों की संख्या की अपेक्षा अगर देखेंगे तो महिला और भी कम है। अर्थात किसी देश में 100 पुरुष पर कितने लोग पढ़े हैं, यानी 100 आबादी पर, 100 आबादी में कितने लोग पढ़े हैं, ये आंकड़ा क्या कहलाता है, साक्षरता दर। अब आपके दिमाग में एक और बात आता है कि संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर कम होने की क्या वजह है। तो देखिए, किसी देशों में जो शिक्षा व्यवस्था है उच्च है, वहां के ज्यादा लोग पढ़े हुए हैं। किसी देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही निम्न है, वहां बहुत ही कम लोग शिक्षित हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है, याद रखेंगे, सरकार की नीति। अगर सरकार की नीति सही है, शिक्षा के प्रति वह जागरूक है, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना चाहती है, बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा देती है, तो वहां पर ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है, महिलाएं सामाजिक तौर पर अधिक सुदृढ़ मानी जाती है, उसको बराबर का अधिकार है पुरुषों के बराबर, तो वहां की शिक्षा व्यवस्था भी उच्च है। जहां पर्दा प्रथा है, महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, महिलाओं को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में वहां की शिक्षा दर निम्न है, क्योंकि घर का मालकिन कौन होती भाई? अगर घर में महिला ना रहे ना मेरे भाई, तो घर घर नहीं होता, वो ठाकुरबाड़ी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। घर को सुंदर कौन बनाता है? हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी भी मेहरारू आएगी, चिंता नहीं करना। तो वो घर को सुंदर बनाएगी, और ना आई तो समझिए ठाकुरबाड़ी। क्या होता है कि नहीं होता? देखना, घर में अगर औरतें नहीं रहेगी, खाना अपने बनाने हो, तब बर्तन को धोने की जरूरत नहीं है। चावल बना है 3 दिन वाला, उसको खतन का पानी में खंगार के फेंक देना है, फिर चूल्हा पर चढ़ा देना है। क्या रात में सोने गए बिछावन पर, तो कपड़ा खोले उधर फेंके एक ठो, और जैसे ही तैसे बिछावन है जाके सो गए, हो गया, नींद आ गया। नहीं, कहने का अर्थ है कि ये सब तो होते रहता है। तो कहा महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति, क्योंकि महिला ही बच्चा को भेजती है पढ़ने के लिए, उसे पढ़ाने पर ध्यान देती है। आर्थिक विकास का स्तर जिस देश में ज्यादा है, जहां नगरीकरण अच्छी है, विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था उच्च है। जहां ये सब सुविधाएं नहीं है, सरकार की नीति अच्छी नहीं है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो समझिए वहां पर लोग कम शिक्षित हैं, साक्षरता दर कम है। फिर समझेंगे साक्षरता दर क्या है। तो किसी भी देश में 100 आबादी पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इस आंकड़ा को कहते हैं साक्षरता दर। अब किसी देश में साक्षरता दर ज्यादा है और किसी देश में कम है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे सरकार की नीति, दूसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तीसरा है लोगों की आर्थिक स्थिति, चौथा नगरीकरण, पांचवा वहां के मतलब शैक्षणिक सुविधाएं, स्कूल, ये सब सुविधा रहती है तो उस देश में शिक्षा व्यवस्था उच्च होती है। जहां ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शिक्षा स्तर निम्न है। ठीक है, आशा करते हैं 6 क्वेश्चन समझ गए। बड़ी मजेदार क्वेश्चन था भाई। चलते हैं आगे, नंबर 7, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक, इसका मतलब क्या समझे कि मानव का विकास किस तरह से हो रहा है, उसके रहन सहन में क्या सुविधाएं आई, इसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सूचना यानी ये बतलाती है कि किसी देश में आज से 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध थी और आज उस देश के लोगों को कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसको दर्शाने वाली आंकड़ा को कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जैसे एक आंकड़ा लीजिए, जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धता और अमेरिकी डॉलर PPP 45 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पर आधारित एक संयुक्त सूचकांक मानव विकास सूचकांक प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, यानी कि मानव सूचकांक कहलाता है और इसके कारण है। यानी कहने का अर्थ है कि जीवन के समय प्रत्याशा, सामान्य साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक। कहेगा हम सर जी समझे नहीं, चलिए अपनी भाषा में समझ लीजिए। अपनी भारत को ले लीजिए, आज से 20 वर्ष पहले हर लोगों के पास गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी। एक मोहल्ले में अगर देखते होंगे तो किसी किसी को गाड़ियां थी, या आप अपने घर में सुनते होंगे या अपने दादाजी से सुनते होंगे, पूछते होंगे तो कहता था कि किसी टोले में किसी व्यक्ति के पास एक धोती रहता था, कुर्ता रहता था, तो उस मोहल्ले के सारे लोग उन्हीं के आते थे, हो दिया धोती जेबे तनी कुटमय था, और उनका आता था तो फिर बेचारे धुलवा के आते थे, दे जाते थे तो दूसरा मांग के ले जाता था। ये स्थिति होती थी। लेकिन आज देखिए, एक व्यक्ति के पास कम से कम तो 10 तो कपड़े होंगे ही, और कम कोई खाने का उपाय हो चाहे ना हो, 10,000 का मोबाइल तो हाथ में जरूरी होगा। नहीं तो ये क्या हुआ? विकास हुआ। मानव के रहन सहन में विकास, उसकी गाड़ी का व्यवस्था, उसके मकान की व्यवस्था। अब अपने नजर दौड़ाइए, पहले गांव में उतनी मकानें छत की नहीं हुआ करती थी, बिल्डिंग। अब हर घर में, हर गांव में, हर जगह देखिए तो सबका घर क्या है? छत का, बिल्डिंग का है। हर घर में 1-2 गाड़ियां हैं, हर घर में टीवी की सुविधा है, अन्य प्रकार के रहन सहन, कपड़े, सब कुछ अच्छे हैं। तो ये क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक कहलाता है। यानी कि लोगों की सुविधाओं में काफी वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, सुनिएगा क्या कह रहा है। 1990 से किन प्रदेशों ने मानव विकास में उत्क्रमण का अनुभव किया है? कुछ देश जैसे एड्स जैसे बीमारी
फैलने के कारण मानव विकास में उत्क्रमण अनुभव किया है। जैसे जैसे उप सहाराई अफ्रीकी, पूर्वी यूरोपीय, पूर्व सोवियत संघ, इस प्रकार कनाडा, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मानव विकास में उत्क्रमण अनुभव किया है। उत्क्रमण का मतलब क्या समझे आप? कमी, यानी मानव विकास तो पहले से ज्यादा हुआ है, लेकिन जिस दर से मानव विकास होना चाहिए उसमें कुछ कमी आई है। तो कौन कौन ऐसे देश हैं जहां मानव विकास में कमी आई है? तो उन सारे देशों का नाम याद रखेंगे जिनमें है पूर्व सोवियत संघ, जैसे कनाडा है, नॉर्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसे देशों में कुछ घातक बीमारियां ज्यादा फैलने लगी जिनका नाम है एड्स, जिसके कारण वहां पर उत्क्रमण देखने को मिला है, मानव विकास का उत्क्रमण। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर भी एक नजर देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1990 से किन प्रदेशों में मानव विकास में उत्क्रमण का अनुभव किया है? तो देखिए, कुछ देश ऐसे थे जो विकसित थे, लेकिन वहां पर कुछ घातक बीमारियां हुई जैसे एड्स, जिसके कारण उस देशों में क्या होने लगी है? बीमारियां के कारण वहां पर उत्क्रमण होने लगी है, यानी कि वहां के विकास जो है थोड़ा सा कम हो गया है। कौन कौन से देश हैं? तो याद रखेंगे, सोवियत संघ है, कनाडा है, नॉर्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सारे देश में क्या होने लगा है? मानव विकास में कमी आने लगी। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला हमारा चैप्टर है मानव विकास, इसके बारे में हम लोग कल विशेष अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।